नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो पादप में जो वृद्धि हो रही है, अध्याय 13वां का वृद्धि बल गति की। हमने इसके बारे में पिछले वीडियो के अंदर भी ये टॉपिक हमने देखा है। आज फिर से थोड़ा सा वापस देख लेते हैं वृद्धि बल गति की क्या होती है कि पादप के किसी अंग या उसके आयतन में वृद्धि होने को वृद्धि दर कहते हैं। अच्छा है ना, किसी अंग में या उसके आयतन में, उसके आयतन के भार में जो वृद्धि हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि दर कहते हैं। लेकिन ये जो वृद्धि दर होती है वो एक निश्चित समय में होती है। एक आप इसमें जोड़ सकते हो कि एक निश्चित समय में किसी पादप के कोई अंग या उसके आयतन के भार में होने वाली जो वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वृद्धि दर कहते हैं। अब ये जो वृद्धि दर है वो दो रूपों में होती है। एक होती है ज्यामितीय और एक होती है अंक गणितीय। ये दोनों ही मैथ्स के टर्म्स हैं, ज्यामितीय और अंक गणितीय। तो अब देखते हैं ज्यामितीय और अंक गणितीय जो होता है वृद्धि वो किस प्रकार होती है। ज्यामितीय में क्या होता है कि भाई आपके पास में मान लो इस प्रकार की वृद्धि दर में एक मात्र कोशिका के विभाजन से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, और फिर दोनों पुत्री कोशिकाओं के विभाजन से 4 कोशिकाएं निर्मित होती हैं। ठीक है, यानी इसमें कोशिकाओं की जो वृद्धि हो रही है वो गुणोत्तर वृद्धि हो रही है। यानी अर्थात यहां कोशिकाओं की गुणोत्तर वृद्धि होती है। कैसे देख लेते हैं। ये एक क्या है, मान लीजिए ये एक मात्र कोशिका है, ये मात्र कोशिका है। विभाजन होगा, विभाजन हो गया, कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 2। ये क्या है? आपके पुत्री कोशिकाएं हैं, पुत्री कोशिकाएं। अब ये 2 जो पुत्री कोशिकाएं बनी हैं, इन कोशिकाओं का फिर विभाजन होगा जिससे कितनी बन जाएंगी? 4। 2 तो इस कोशिकाओं के 2 कोशिकाएं तो इस कोशिका के विभाजन से बनेगी, 2 इससे बनेगी, तो कितनी होगी? 4। ये क्या है? पुत्री कोशिकाएं हैं। अब वापस इन चारों कोशिकाओं का आगे और क्या होगा? विभाजन होगा, तो कितनी बन जाएंगी? इसकी दुगनी हो जाएंगी, यानी 8। फिर 8 कोशिकाओं का और विभाजन होगा तो कितनी हो जाएंगी? 16। तो इस प्रकार गुणोत्तर वृद्धि हो रही है। ये जो ज्यामितीय वृद्धि दर है उसमें कोशिकाएं विभाजित होती हैं और विभाजित होने के उपरांत उन कोशिकाओं की जो संख्या है वो दुगनी होती जाती है ना। तो मान लो एक कोशिका है, ये एक मात्र कोशिका है, इसमें प्रारंभिक विभाजन हुआ तो कितनी पुत्री कोशिकाएं बन रही है? 2 बन रही है। ठीक, अब इन 2 कोशिकाओं का और विभाजन होगा तो कितनी बनेंगी? 4 बनेंगी। 4 कोशिकाओं का फिर विभाजन होगा तो 8 कोशिकाओं का निर्माण होगा। 8 कोशिकाओं का फिर विभाजन होगा प्रत्येक कोशिका का, तो फिर 16
16 कोशिकाओं का फिर विभाजन होगा 32, 32 का फिर विभाजन होगा 64। इस प्रकार कोशिकाओं का जो संख्या है वो लगातार गुणोत्तर रूप से क्या होती है, बढ़ती जाती है। और ये इस प्रकार का जो विभाजन होता है जिसमें कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार दुगनी हो रही है, तो जो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संलयन होता है, दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है, जाइगोट। नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, इन दोनों का आपस में क्या होगा, संलयन होगा, संयोग होगा, तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट, जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये जो ज्यामितीय जो विभाजन होता है, इस प्रकार का जो विभाजन है वो किस में मिलता है, युग्मनज में मिलता है। तो युग्मनज में ज्यामितीय वृद्धि पाई जाती है, यानी इसमें जब युग्मनज बन जाएगा तो लगातार जल्दी जल्दी इसमें क्या होगा, कोशिकाओं का विभाजन होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, और जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे जो युग्मनज है उसका आकार और आयतन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस ज्यामितीय विभाजन में फिर क्या हो रहा है कि कोशिकाओं का विभाजन होता है, गुणोत्तर रूप से कोशिकाएं आगे बढ़ती रहती हैं। एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, इस प्रकार कोशिकाएं एक से आगे क्या होगी, संख्या इनकी बढ़ती जाएगी। अब यदि हम अंक गणितीय वृद्धि की बात करें, ज्यामितीय के तो हमने देख लिया, एक पुत्री कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, 2 से 4 इस प्रकार, ठीक। अब अंक गणितीय वृद्धि किस प्रकार होती है, इसमें क्या होता है कि अंक गणितीय वृद्धि में एक मात्र कोशिका के विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखो इसमें भी 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, ज्यामितीय में भी हो रहा था और इसमें भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है देखते हैं। परंतु इन दोनों कोशिकाओं में से केवल एक पुत्री कोशिका ही विभाजन योग्य होती। एक पुत्री कोशिका ही क्या होती है, विभाजन योग्य होती है, दोनों कोशिकाएं नहीं होती। ज्यामिति में क्या हो रहा था, दोनों कोशिकाएं हो रही थी विभाजन योग्य, एक कोशिकाओं से 2 बनी, दोनों फिर कोशिकाएं विभाजित हो रही थी, 4 बन रही थी, फिर चारों कोशिकाएं विभाजित हो रही थी, 8 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 2 पुत्री कोशिकाएं का निर्माण हो रहा है, दोनों में से एक ही पुत्री कोशिका है वो क्या होगी, विभाजनशील होगी। जैसे ये एक आपके पास में है मात्र कोशिका, विभाजन हो गया, कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया, 2, है ना। ये क्या है, पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल्स, ये मदर सेल्स हैं ऊपर वाली। अब हमने बात की है कि इसमें क्या हो रहा है आपके कि 2 कोशिकाओं में से केवल एक कोशिका, तो मान लीजिए ये कोशिका विभाजनशील नहीं है, सिर्फ ये है, बन रही है कितनी, 2 बन रही हैं, 2 पुत्री कोशिकाएं, 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं इस एक मदर सेल से, लेकिन ये विभाजनशील नहीं है, सिर्फ ये विभाजनशील है, या आप कह सकते हो ये कार्यशील है, ये कार्यशील नहीं है। तो फिर वापस क्या होगा, अब ये चूंकि ये कार्यशील नहीं है, विभाजनशील नहीं है, तो इसका विभाजन तो होगा नहीं, सिर्फ इस कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा, इसका फिर विभाजन होगा। तो एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, तो विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, ये फिर 2 कोशिकाएं बन गई, है ना। अब फिर से हम बात करेंगे, तो अब मान लीजिए ये वापस विभाजनशील नहीं है, इनमें से ये विभाजनशील है, फिर इनका क्या होगा, विभाजन होगा, तो ये विभाजनशील नहीं है, ये विभाजनशील है। तो आप देख रहे हो इसमें कि इसमें संख्या बढ़ नहीं रही,
वैसे तो हो रही है संख्या, लेकिन विभाजन के रूप में हम देखें तो एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का तो निर्माण हुआ है, लेकिन चूंकि ये विभाजनशील ही नहीं है तो ये किसी काम की नहीं रही, तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है? एक। ये आगे चलकर वापस विभाजन करती है तो इससे भी दो पुत्री कोशिकाएं बनती है, तो वो उनमें से भी एक विभाजनशील होती है। तो इसमें यदि हम देखें तो कोशिकाएं किस प्रकार बन रही हैं, तो एक कोशिका से एक का निर्माण होगा, एक से एक का, एक से एक का, इस प्रकार, है ना। इसमें गुणोत्तर वृद्धि नहीं होती है, जो अंकगणितीय वृद्धि दर है उसमें गुणोत्तर वृद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दो जो पुत्री कोशिकाएं बनती है उनमें से सिर्फ एक कोशिका ही, एक जो पुत्री कोशिका है वो ही विभाजनशील होती है, दोनों नहीं होती, इसलिए सिर्फ एक एक कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। अब यदि हम बात करें आगे, तो यदि कोई पादप है तो उसमें सभी अंगों में एक समान उसकी वृद्धि दर नहीं होती। पादप के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें सभी एक निश्चित समय में एक समान उसमें वृद्धि दर नहीं होती। एक ही समय में पादप के अलग अलग भागों में अलग अलग वृद्धि दर होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। कहीं किसी समय ज़्यादा हो जाएगी वृद्धि, किसी समय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कभी क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही रुक जाएगी। तो यदि पादप वृद्धि का समय के साथ ग्राफ बनाया जाए तो यह ग्राफ एस आकार का, अंग्रेजी का जो एस आकार है, इंग्लिश का एस आकार का बनता है, और इसे सिग्मोइड ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है। यदि समय के साथ, किसके साथ में? टाइम के साथ पादप वृद्धि का एक ग्राफ बनाया जाए कि किस समय कितनी पादप की वृद्धि हो रही है, तो ग्राफ बनाया जाए तो जो ग्राफ बनेगा वो आपके इंग्लिश के एस लेटर के समान होगा, एस आकार का होगा अंग्रेजी के, और इसे हम सिग्मोइड ग्राफ भी कहते हैं। तो ये ग्राफ बनता क्यों है? ये ग्राफ इसलिए बनता है क्योंकि पादप वृद्धि या भार में वृद्धि सभी अंगों में एक समान नहीं होती। पादप के सभी अंगों में जो वृद्धि होती है या उसके शुष्क भार में, उसके आयतन में जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो एक समान नहीं होती। इसलिए समय के साथ में यदि पादप वृद्धि का ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ एस आकृति का बनता है, जिसे हम सिग्मोइड ग्राफ कहते हैं। अब आगे देखिए, ये जो ग्राफ बना है एस आकार का या सिग्मोइड ग्राफ का, इसे वृद्धि चक्र कहते हैं। इस ग्राफ को क्या कहते हैं? वृद्धि चक्र भी कहते हैं। जो एस आकार का जो ग्राफ बनेगा उसे वृद्धि चक्र भी कहते हैं, और इस वृद्धि चक्र को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। इस वृद्धि चक्र को, या आप कह सकते हो सिग्मोइड ग्राफ को, 4 भागों में बांटा जाता है। बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग होते हैं? 4 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपके मंद वृद्धि काल, दूसरा होता है आपके अधिकतम वृद्धि काल, तीसरा पुनः होता है मंद वृद्धि काल, और चौथा होता है आपके स्थिर वृद्धि काल।
स्थिर वृद्धि काल। तो इस प्रकार 4 भाग पाए जाते हैं, मंद वृद्धि काल, अधिकतम वृद्धि काल, फिर से मंद वृद्धि काल और चौथा है आपके स्थिर वृद्धि काल। तो समय के साथ में यदि पादप वृद्धि का ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ ऐसा आकृति का बनेगा, अंग्रेजी के ऐसा आकृति का बनेगा, और इसे हम सिग्मोइड ग्राफ भी कहते हैं, और इसे हम वृद्धि चक्र भी कह सकते हैं। वृद्धि चक्र को 4 भागों में बांटा गया है, मंद वृद्धि काल, अधिकतम वृद्धि काल, वापस से मंद वृद्धि काल और स्थिर वृद्धि काल। तो अब क्या है, हमने ये सिग्मोइड वृद्धि चक्र या वृद्धि ग्राफ हमने बनाया है। हमने अभी बात की है कि जो सिग्मोइड वृद्धि चक्र होता है या वृद्धि ग्राफ होता है उसके 4 भाग होते हैं, मंद वृद्धि काल, अधिकतम वृद्धि काल, वापस से मंद वृद्धि काल और स्थिर वृद्धि काल। अब इसका देखो एक एक देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, और ये किसका है, समय के साथ पादप की वृद्धि दर और समय के साथ ये ग्राफ बनाया गया है। तो पहला आता है आपके मंद वृद्धि काल। मंद वृद्धि काल क्या भाई, यहां पर वृद्धि कैसी है, मंद है, कम है, वो तो क्यों है, तो जैसे नाम से पता है यहां पादप की वृद्धि धीमी या मंद होती है, बहुत धीरे धीरे वृद्धि करता है पादप। अब क्यों करता है, क्योंकि इस समय जो पादप कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में आंतरिक परिवर्तन होते हैं, आंतरिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण संचित जो खाद्य पदार्थ होते हैं, किसके, कोशिका के, जो कोशिका में जो संचित खाद्य पदार्थ हैं, पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस कारण इनके शुष्क भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इस समय ही कोशिकाओं का विभाजन होता है, जिससे आयतन में धीरे धीरे वृद्धि होती है। ठीक, तो मंद वृद्धि काल में क्या हो रहा है कि इस समय सबसे पहले तो ये यहां पर वृद्धि क्या होगी, बहुत कम होगी, धीरे धीरे होगी। कारण क्या है इसका, कि इस समय यहां की जो कोशिकाएं हैं, प्रारंभ हैं, उनमें परिवर्तन होना शुरू होंगे, क्योंकि वो तैयार हो रही है, अभी प्रिपेयर हो रही है, किसके लिए, विभाजन के लिए। तो उससे पहले वो तैयारी करेगी, तो उसमें आंतरिक परिवर्तन होंगे, जिसके कारण उसमें जो संचित खाद्य पदार्थ है, यानी जो स्टोर है, फूड स्टोर है, खाद्य पदार्थ जो स्टोर है पहले से ही, अब उसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, जब खाद्य पदार्थों का उपयोग, संचित खाद्य पदार्थों का उपयोग होना शुरू हो जाएगा, तो उसके शुष्क भार में कमी आ जाएगी। एक तो ये चीज हो जाएगी। फिर दूसरी चीज क्या है कि धीरे धीरे कोशिकाएं अब विभाजित होना शुरू हो जाएंगी, कोशिकाओं का विभाजन होना शुरू हो जाएगा। और जब हमने देखा है अभी कि जब कोशिकाओं का विभाजन होगा तो कोशिकाओं की क्या है, संख्या बढ़ेगी, और जब संख्या बढ़ेगी कोशिकाओं का, तो फिर क्या होगा, आयतन में भी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। तो ये सारा का सारा काम है वो होता है आपके मंद वृद्धि काल में। दूसरी है आपका अधिकतम वृद्धि काल। अधिकतम वृद्धि काल ठीक, इस समय अधिकतम वृद्धि होती है, क्योंकि इस समय कोशिकाओं का क्या होता है, विभेदन होता है।
सॉरी विवर्धन होता है। है ना। तो अधिकतम वृद्धि काल में क्या होगा, इसमें जो वृद्धि होगी वो सबसे तेज गति से होगी, क्योंकि कोशिकाएं अब विवर्धित होना शुरू हो जाएंगी इसलिए। फिर तीसरा आ जाता है आपके मंद वृद्धि काल। मंद वृद्धि काल, इसमें भी क्या होता है कि इस समय कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं और उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। ये कारण है ना। तो मंद वृद्धि काल में फिर एक बार क्या हुआ, वृद्धि बहुत स्पीड से हो रही है, तेज गति से हो रही है कोशिकाएं, क्यों, उनका विवर्धन हो रहा है, इसलिए वापस विवर्धन कम हो जाएगा कोशिकाओं का, तो वापस जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम इसलिए हो रही है कि इस समय जो कोशिकाएं होती हैं वो परिपक्व हो जाती हैं और परिपक्व होने के कारण जो उपापचयी क्रियाएं हैं कोशिकाओं की वो भी क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। और चौथा वापस क्या आता है, स्थिर वृद्धि काल। स्थिर वृद्धि काल, स्थिर वृद्धि काल, स्थिर वृद्धि काल में क्या होती है, यहां पर तो कोशिकाएं परिपक्व हुई है लेकिन अभी भी कुछ कोशिकाएं परिपक्व नहीं हो पाती। तो स्थिर वृद्धि काल में क्या होगा, संपूर्ण कोशिकाएं हैं पूर्ण रूपेण क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती हैं। इस समय कोशिकाएं पूर्ण रूपेण परिपक्व हो जाती हैं, और वृद्धि रुक जाती है। अब वृद्धि नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि कोशिकाएं क्या हो चुकी हैं, पूर्ण रूपेण परिपक्व हो रही है और जितनी वृद्धि होनी थी अब वो हो चुकी है, इसलिए अब वृद्धि क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, जहां रुक जाती है। स्थिर का मतलब रुक जाना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वृद्धि दर का समय के साथ ग्राफ है, जिसके 4 भागों में बांटा गया है। मंद वृद्धि काल, इसमें वृद्धि क्या होती है, बहुत धीमे होती है, कोशिकाएं विभाजित होती हैं। अधिकतम वृद्धि काल में सबसे ज्यादा वृद्धि होता है, या कोशिकाएं क्या विवर्धन होता है कोशिकाओं का। पुनः मंद वृद्धि काल आ जाता है, जिसमें कोशिकाएं क्या करती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, उपापचय के लिए धीमे पड़ जाती हैं। और चौथा स्थिर वृद्धि काल में कोशिकाएं जो को है वो पूर्ण रूपेण परिपक्व हो जाती हैं, जिसके कारण अब जो वृद्धि है वो स्थिर अवस्था में आ जाती है। अब एक वैज्ञानिक हैं सेक्स ने अधिकतम वृद्धि को समग्र वृद्धि काल कहा है। यानी जो अधिकतम वृद्धि होती है उसे समग्र वृद्धि काल कहा है। किसने, सेक्स ने। आगे है आपके वृद्धि मापन के भाई पौधे की जो वृद्धि हो रही है उसको किस प्रकार मापा जा सकता है। पौधे की जो वृद्धि हो रही है उसको हम किस प्रकार माप सकते हैं। तो उसके लिए जो पौधे में जो पत्तियों की साइज है, फल है ना, तने की लंबाई है, उसके आधार पर पौधे की क्या है, वृद्धि को मापा जाता है। तो वृद्धि मापन के लिए कुछ विधियां हैं। वृद्धि मापन की कुछ प्रमुख विधियां, एक होती है आपके सरल रेखीय विधि। इसमें क्या होता है कि इस विधि में पौधे की प्रारंभिक लंबाई को माप लिया जाता है। यानी जब पौधे को छोटा होता है पौधा, उस समय पौधे की लंबाई को क्या कर लिया, उसको माप लिया जाता है। उसके पश्चात
एक निश्चित समय पश्चात इसके पश्चात एक निश्चित समय पश्चात पुनः पादप का माप लिया जाता है ना। तो प्रारंभ में जो ली गई लंबाई है और फिर बाद में जो लंबाई को मापा जाता है, उन दोनों में जो अंतर आता है वो अंतर ही क्या होती है, पादप की वृद्धि कहलाती है, या उस वृद्धि को मान लिया जाता है कि भाई प्रारंभ में इतनी थी और एक निश्चित समय बाद में अब जो वृद्धि इसका मान इतना आ रहा है, तो फिर उसके हिसाब से अंदाजा लगा लिया जाता है कि पादप ने इस इतने समय में इसने कितनी वृद्धि की होगी। लेकिन ये कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि अनेक जगहों पर अनेक जो वातावरणीय कारक हैं वो क्या करते हैं, वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसको वैज्ञानिक कारक हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसको हम उत्तम नहीं मान सकते हैं। एक और है चाप वृद्धि मापी, ये एक यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो इसको भी हम देखते हैं। चाप वृद्धि मापी, अब देखो इसमें क्या होता है। इसमें हम चित्र के साथ साथ समझते जाएंगे कि इसमें क्या होता है। एक गमले में लगा हुआ हमने क्या लिया, एक पादप ले लिया। अब पादप की जो एक शाखा है या जो भी प्रतान है, जो भी आप मान सकते हो, उसमें ये मान लीजिए कि इसकी प्रतान निकली हुई है, उसको हमने क्या किया, एक डोरी की सहायता से बांध दिया, है ना। सर्वप्रथम गमले में लगा एक पौधा लेते हैं, ठीक है। पौधा लेने के बाद इसकी एक भाग को रस्सी की सहायता से एक सिरे से बांध दिया जाता है। अब देखो यहां पर हमने एक पौधा ले लिया और इस पौधे के एक भाग को हमने एक रस्सी से क्या कर दिया, बांध दिया है। और ये रस्सी है, ये एक घिरनी से होती हुई यहां हमने एक क्या लटका दिया, भार लटका दिया, ठीक है। यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक भार लगा दिया। और ये एक क्या है, स्केल है। अब देखते हैं आगे। और ये आप मान लो आप स्टैंड है ये। तो हमने क्या किया कि गमले में लगा हुआ एक पौधा लिया और उस पौधे के एक भाग को हमने किससे बांध दिया, एक रस्सी से बांध दिया। ये आपका रस्सी है, इसको नामांकित कर देते हैं। ये आपके पुली है घूमने वाली, ये भार है ही। ये आपके स्टैंड हो गया, स्टैंड। उसके बाद में इसे बोलते हैं सूचकांक। और ये हो गई आपके स्केल, ठीक है। ये गमला है ही। चाप वृद्धि मापी, अब क्या हो रहा है इसमें कि गमले में लगा हुआ हमने एक पौधा लिया, इसके ऊपर रस्सी बांधी और रस्सी को हमने इस पुली से होते हुए, या आप इसको घिरनी भी कह सकते हो,
घिरनी से होते हुए हमने इसको यहां पर दूसरी तरफ लटका दिया और रस्सी के दूसरे भाग में हमने क्या बांध दिया, कोई एक वजन है, पत्थर है, जो भी है वो लटका दिया। ठीक है, बांध दिया जाता है। इसके दूसरी ओर भार लटका दिया जाता है, भार लटका दिया जाता है। ये हमने भार लटका दिया इसके दूसरी ओर। अब क्या होगा कि जैसे जैसे पौधा है ना, जैसे जैसे पौधे में वृद्धि होगी तो रस्सी से लटका भार नीचे की ओर झुकेगा। अब यहां पर भार लगा हुआ है और इस भार के साथ में ही इधर देखो, यहां पर ये क्या है, ये सूचकांक है, ये स्केल है सामने। तो क्या होगा कि जब ये वृद्धि होगी तो क्या होगा, ये भार है ये नीचे की ओर आएगा और ये रस्सी इस पुली के चारों तरफ यहां से निकलकर ये आ रही है। तो जब ये घूमेगा, ये पुली घूमेगी, है ना भाई, रस्सी नीचे की ओर आएगी तो पुली भी घूमेगी और जब पुली ये घूमेगी तो पुली के साथ में क्या लगी हुई है, स्केल लगी हुई है। तो मान लीजिए पहले प्रारंभ के अंदर जब हमने पौधे को लगाया है, ये सब हम कर रहे हैं, तो ये स्केल जो सूचकांक है, स्केल के साथ में क्या जुड़ी हुई है, सूचकांक, जो हमें स्केल पर माप बताएगा। ये माप बताने का काम करेगा। स्केल तो क्या करेगी, स्थिर रहेगी। तो स्केल में जितना ज्यादा ऊपर नीचे सूचकांक होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम इसमें इसका मापन कर लेंगे। तो अब जब ये घिरनी घूमेगी, ये घिरनी क्यों घूम रही है, क्योंकि भार नीचे की ओर आ रहा है। भार नीचे की ओर क्यों आ रहा है, क्योंकि पादप में अब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे ये जो सूचकांक है, ये सूचकांक भी नीचे की ओर आना शुरू करेगा। तो मान लीजिए पहले सूचकांक यहां पर है, अब जब घिरनी घूमेगी तो इसके साथ में ये सूचकांक जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए ये सूचकांक कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो पहले यहां पर था, इसको नोट कर लिया गया, अब यहां पर आ गया तो इसको नोट कर लेंगे। तो जितने समय बाद में ये इसको चेक किया गया है कि भाई कितने समय में ये, कितने दिनों में या कितने वर्षों में या कितने महीनों में ये सूचकांक इस स्थान से इस स्थान पर आया है, वही उसकी क्या होती है, वृद्धि कहलाती है। तो ये एक वैज्ञानिक तरीका है वृद्धि मापने का, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, चाप वृद्धि मापी। ये है आपके एक चाप वृद्धि मापी। फिर से देख लो इसमें क्या है कि सर्वप्रथम एक गमले में लगा हुआ हम पौधा लेते हैं। पौधे के ऊपर वाले भाग को हमने एक रस्सी से बांध दिया है और उसके नीचे क्या हमने क्या लटका दिया है, भार लटका दिया है। और ये जो रस्सी है ये एक घिरनी या पुली से होते हुए नीचे की ओर आई हुई है। साथ ही साथ स्टैंड की सहायता से हमने एक स्केल और पुली के साथ में, घिरनी के साथ में हमने स्केल से लगते हुए हमने क्या लगा दिया, सूचकांक लगा दिया। ठीक है। अब जैसे जैसे पादप वृद्धि करेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये सूचकांक, ये पुली है, ये घूमेगी, घूमने के कारण ये रस्सी नीचे की ओर आएगी, पुली घूमेगी और ये सूचकांक भी क्या होगा, नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि पादप ने कितने समय में कितनी वृद्धि की है। तो आज के लिए इतना ही, कल वापस किसी नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।